आज के पंच में हम आपको बताएंगे 5 सबसे बड़ी और अहम खबरें। मैं आपको बताऊंगा भारत तिवारी एनकाउंटर और तेज प्रताप से जुड़ी बड़ी खबर। अगली खबर में बात करेंगे जेडीयू के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े ऐलान के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कैसे बिहार में श्री राम जानकी और देवी देवताओं की करोड़ों की जमीन को बेचा गया। आखिरी खबर में बात संतोष डॉन पर बिहार एसटीएफ के एक्शन के बारे में। आरा में भारत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे आयोग के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। 11 जुलाई से शुरू हुई इस प्रक्रिया में पहले पीड़ित पक्ष के गवाहों के बयान लिए गए थे, जबकि अब पुलिस प्रशासन की ओर से गवाही दर्ज की जा रही है। शनिवार को शेष बचे पुलिसकर्मियों की भी गवाही हुई। गुरुवार से पुलिस प्रशासन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मलाकार ने आयोग के समक्ष अपना बयान दिया। इसके बाद एसटीएफ के एक अधिकारी का बयान भी दर्ज किया गया। प्रक्रिया सुबह से कई घंटों तक चली, जिससे प्रत्येक गवाह का पक्ष विस्तार से रिकॉर्ड किया जा सके। बीच में आयोग ने 15 से 20 मिनट का विश्राम भी किया। इस मामले में शुक्रवार को जगदीशपुर के एसडीएम के अलावा 4 पुलिसकर्मियों की गवाही हुई। इनमें भरत भूषण तिवारी की हत्या में आरोपित और एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार के अलावा सिपाही मुन्ना कुमार, अभिषेक कुमार और जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ के अंगरक्षक संजय कुमार शामिल हैं। सभी ने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष के 6 से 7 प्रमुख गवाहों, जिनमें मृतक के परिजन और विस्थापित ग्रामीण शामिल हैं, ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति की हत्या की गई। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मृतक के पास अवैध हथियार था और आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। आयोग दोनों पक्षों के दावों की सत्यता की जांच के लिए साक्ष्यों का क्रमवार संकलन कर रही है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की मंशा है कि दोनों पक्षों के प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद एक अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। बताया गया कि पहले चरण में पीड़ित पक्ष की गवाही लगभग पूरी हो गई, जबकि पुलिस पक्ष के गवाहों की गवाही अगले 1 से 2 दिनों में पूरी होने की संभावना है। इसके बाद अंतरिम रिपोर्ट आएगी और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सहयोगी दलों ने बिहार से ताल ठोकना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। अब शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। पार्टी हर विधानसभा में सम्मेलन कर संगठन को मजबूत करेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर बिहार सरकार के मंत्री तक यूपी में प्रचार करेंगे। सहकारिता भवन के चौधरी चरण सिंह सभागार में हुई पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी ने सुशासन का मॉडल पेश किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो पार्टी की विकासवादी सोच और जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जन जन तक करे। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने कहा कि यूपी में मंडल, जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलनों के बाद लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उपस्थित रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व बिहार सरकार के मंत्रियों के विधानसभा, जिला, मंडल स्तर पर जनसंपर्क और संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी पदाधिकारियों से संभावित और इच्छुक प्रत्याशियों के नाम तय करने को कहा गया है। समीक्षा के बाद पार्टी घोषणा करेगी कि उत्तर प्रदेश में किन किन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा जाएगा। राम मंदिर चंदा चोरी के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में भी भगवान के साथ एक बड़ा छल सामने आया है। श्री राम जानकी समेत दूसरे देवी देवताओं के नाम पर दर्ज करोड़ों की सरकारी जमीन को रक्षकों ने ही मिलकर बेच डाला। मुशरी अंचल की भीकनपुर पंचायत में श्री राम जानकी और दूसरे देवी देवताओं की करीब 17 एकड़ बेशकीमती जमीन का ये पूरा सौदा भूमाफिया और सरकारी कारिंदों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। आशा के केंद्र को लूटने का यह तरीका अंचल कार्यालय के भीतर बैठकर तैयार किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मौजूद इस बेहद कीमती जमीन की खरीद फरोख्त का खेल साल 2007-8 से ही गुपचुप तरीके से चल रहा था।
कई बार स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर पर्दा डाले रखा, जिससे सौदागरों के हौसले बुलंद हो गए। तकनीकी रूप से इस जमीन की सरकारी रसीद आज भी देवी देवताओं के नाम पर ही कट रही है, इसलिए इसका दाखिल खारिज किसी आम व्यक्ति के नाम होना नामुमकिन था। यही वजह थी कि सालों तक अचल कार्यालय में आने वाले दाखिल खारिज आवेदनों को लगातार खारिज किया जाता रहा। साल 2019 में इस पूरे खेल ने तब नया मोड़ लिया जब मुशर्री अंचल के उस वक्त के राजस्व कर्मचारी ने खुद इस बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया। कर्मचारी ने भगवान के नाम दर्ज इस अकूत संपत्ति में से कुछ हिस्सा सीधे अपने सगे रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्री करवा दी। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1 जुलाई 2019 को कर्मचारी के एक रिश्तेदार के नाम पर 3.60 डिसिमिल और फिर 19 नवंबर को दूसरे रिश्तेदार के नाम 2 डिसिमिल जमीन ट्रांसफर कर दी गई। जैसे ही भगवान की जमीन पर कर्मचारी के अपनों का नाम चढ़ा, सरकारी सिस्टम की सुस्ती अचानक फुर्ती में बदल गई। जिस जमीन की जमाबंदी और दाखिल खारिज को 26 अप्रैल 2019 तक अचल कार्यालय अवैध बताकर खारिज करा था, उसे कर्मचारी के रिश्तेदारों के नाम होते ही फौरन मंजूरी दे दी गई। 9 अगस्त 2019 को पहली बार भूमाफियाओं के पक्ष में दाखिल खारिज की फाइल पास की गई और इस पूरे घोटाले में मुशहरी के तत्कालीन अचल अधिकारी यानी सीओ की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने राजस्व कर्मचारी की उन सभी फाइलों और स्थितियों पर आंख मूंद कर मोहर लगा दी जिन्हें अचल दफ्तर में पहले नियम विरुद्ध मानकर कई बार रिजेक्ट किया जा चुका था। इस महालूट की शिकायत मिलने पर राज्य के दूसरे अधिकारियों ने इस पर हाई स्तर जांच की मांग की और हैरानी की बात यह है कि रसूखदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ के कारण ये जांच रिपोर्ट पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। इस पूरे गंभीर मामले पर मुजफ्फरपुर के सीनियर अधिकारी प्रशांत कुमार ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे जमीन घोटाले को नए सिरे से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान से पहले राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। बीजेपी, राजद और जनसुराज अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में बुरी ताकत से प्रचार अभियान चला रहे हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार वीणा मानवी के चुनाव मैदान से बाहर होने के बाद ये चर्चा तेज थी कि जेजेडी किस दल को समर्थन करेगी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी ने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने का फैसला नहीं किया है। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जनशक्ति जनता दल के फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने की खबरें नहीं है, ना ही हम समर्थन दे रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिमा सिंह को जेजेडी की सदस्यता दिलाई। इसकी जानकारी भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ही साझा की है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि प्रतिमा सिंह ने 33 सालों तक राष्ट्रीय जनता दल की एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। उनके साथ अन्याय हुआ, जिसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया। पार्टी आने वाले 1 से 2 दिनों में सभी परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार करेगी। इसके बाद पार्टी नेतृत्व अंतिम निर्णय लेकर सार्वजनिक रूप से बताएगा कि किस दल को समर्थन करेगा। जेजेडी अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि वो प्रतिमा सिंह का पार्टी में स्वागत करते हैं। उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई में पार्टी पूरी तरह खड़ी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में फिलहाल मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में जेजेडी का समर्थन किस उम्मीदवार को मिलता है, इस पर राजनीतिक दलों और मतदाताओं दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले 1-2 दिनों में तेज प्रताप यादव का फैसला चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। बिहार के बड़े भूमाफिया में शामिल पटना और नालंदा जिले के कुख्यात अपराधी संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार उर्फ संतोष डॉन को बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद कुख्यात संतोष डॉन को पटना के खुसरूपुर थाने को सौंप दिया गया। संतोष डॉन पर पटना, नालंदा और आर्थिक अपराध इकाई में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा हत्या का प्रयास, रंगदारी के लिए हत्या, भूमाफिया जैसी अलग अलग जघन्य अपराध के कांड दर्ज हैं। पिछले दिनों आर्थिक अपराध इकाई ने भी उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुख्यात संतोष डॉन के बारे में बताया जा रहा है कि साल 2015 में वो जरामिया की दुनिया में उतरा था। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने इसी साल जून के महीने में संतोष डॉन के पटना के खुसरूपुर, नालंदा और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में दबिश दी थी। दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ EOU ने छापेमारी की। इसका
कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिससे कि हड़कंप मच गया था। उस वक्त ईओयू ने 25 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। जांच टीम ने संतोष डॉन के पैतृक गांव रहुई प्रखंड के खिदरचक और 50 समेत उसके सभी आलीशान घरों और अन्य व्यवसायिक परिसरों की गहन तलाशी ली थी। संतोष डॉन के बारे में कहा जाता है कि संतोष डॉन का रसूख उसके इलाके में काफी ज्यादा है। उसके खिलाफ काफी अरसे से गरीब किसानों की जमीन कब्जाने, फर्जी कागजात तैयार कर सरकारी और निजी जमीन हड़पने और कारोबारियों से मोटी रकम बतौर रंगदारी वसूलने का केस दर्ज है। इसके अलावा लोगों को सरेआम धमकाने और गोलीबारी करने में भी संतोष डॉन वांछित रहा। संतोष डॉन के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले पटना जिले के खुसरूपुर थाने में दर्ज हैं। इसके अलावा फतुहा, नालंदा के भगवान बिगहा और सोहसराय थानों में भी उस पर केस दर्ज है। इनमें आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला और जमीन कब्जाने के केस शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि उसने अपने रिश्तेदारों से भी अकूत संपत्ति अर्जित की है। कहा यह भी जाता है कि उसने अपने ही गांव में कई घरों पर भी कब्जा कर लिया है। एसटीएफ की ये कार्रवाई काफी बड़ी मानी जा रही है। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।